हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूपीएससी पेपर के 6th पेपर का 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक पे बेस्ड है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है HDI मानव विकास के प्रमुख आयामों की दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन, ज्ञानवर्धक और सभ्य जीवन स्तर आदि का औसत उपलब्धि का संक्षिप्त मापक है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि HDI इन तीनों आयामों में से प्रत्येक के सामान्यीकृत सूचकांक का समांतर माध्य है, यानी कि अर्थमेटिक मीन है। आप ये जानते ही होंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI है, इसके 3 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन जो है वो क्या क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म HEL से आप याद रखिए। पहला तो हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य। दूसरा हो गया एजुकेशन यानी कि नॉलेज। तीसरा हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको हेल्थ से याद रखना है कि यदि किसी भी कंट्री का जो HDI है अगर लो होगा तो वहाँ के लोगों की जिंदगी हेल हो जाएगी। ये वाला हेल है, इसमें से एल इसको साइलेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस निमोनिक से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इसके जो तीनों ये जो इसके तीनों जो डायमेंशंस हैं, इनका सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये हमको याद रखना है, अर्थमेटिक मीन नहीं होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका हमारा गलत हो जाएगा, और वही पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने तीनों आयाम बिल्कुल सही बताए, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का ए, 1 ओनली। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 2 सूचियां दी हुई हैं। तो हमें उसमें से बताना है कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो पहली बोगाई गांव, दूसरा कोरापुट, तीसरा पिंजौर और चौथा सिरपुर। तो बोगाई गांव जो है ये रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, और इसका ये जो सिचुएटेड है, देखिए बोंगाई गांव में है और पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पेट्रो रसायन से। ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पहला का हो गया 4। और वही दूसरा देखेंगे कोरापुट। जो कोरापुट है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। ये जो इंजन बनाती है, एरो इंजन कैपिटल से रिलेटेड ये जो इंडस्ट्री है। तो जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि मिग एयरक्राफ्ट्स हो गए, ठीक है, तो सुकोई हो गया, ये सब है, इन सब के इंजन जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं कोरापुट उड़ीसा में। ठीक है, ये हमको याद रखना है। और वही तीसरा पिंजौर। तो ये जो पिंजौर है ये चंडीगढ़ बेस्ड है, ये मशीन टूल मैन्युफैक्चरिंग HMT की है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, और ये मशीन टूल से रिलेटेड है। तो इससे हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। और लास्ट जो सिरपुर है, सिरपुर हमारी पेपर इंडस्ट्री है, वो आप जानते ही होंगे, सबसे पुरानी इंडस्ट्री इंडिया में जो पेपर मिल से रिलेटेड है, जो कि 1938 में बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, B3 आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि जनसंख्या वृद्धि के चरणों, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन का जो फेज रहा है हमारे देश में, उस पे कुछ बातें इसमें करेगा। तो ये सारे फेजेस जो हैं, जैसे पहला फेज था जो 1901 से 1921 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये फेज जो था ये थोड़ा स्टैग्नेंट फेज था। ठीक है, स्टैग्नेंट हो गया मतलब कि वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी। ठीक है, फिर जो दूसरा चरण हो गया, ये 1921 से 51 की बात किया जाए तो इसमें धीरे धीरे ग्रोथ जो है स्टार्ट हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था लोगों की हेल्थ में, सैनिटेशन में। तो बस स्टार्टिंग हुई थी। जैसे ये जो 1901 से 21 का टाइम है, इस वक्त क्या हुआ था, एक तो जो बर्थ रेट थी वो हाई तो थी, लेकिन साथ ही साथ जो डेथ रेट थी वो काफी ज्यादा थी। इस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ नहीं रही थी। तो नहीं बढ़ने का क्या कारण होता है? किसी भी जगह की अगर पॉपुलेशन जो है स्टैग्नेंट होगी तो वहाँ की डेथ रेट या तो ज्यादा होगी और बर्थ रेट या तो लो होगी। तो ये सारी चीजें जो है कारक होती हैं।
तो पहला वाला तो पहले का अगर यदि हम देखा जाए तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि, फिर अवरुद्ध जनसंख्या, हाँ जी, स्टैग्नेंट है तो ये अवरुद्ध होगा। ठीक है, फिर वही दूसरा बोल रहा है चरण 1921 से 51 की बात होगी। फिर दूसरे का स्थिर जनसंख्या वृद्धि, तो यही हो जाएगा। फिर तीसरा चरण 51 से 81। देखिए ये वाला फेज जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाती है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद काफी प्लानिंग कमीशन ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई थी, तो उसकी वजह से जो इंडियन पीपल थे उनकी जो बर्थ रेट थी वो हाई हो गई थी। ठीक है, और डेथ रेट थोड़ी कम हो गई थी, तो जनसंख्या विस्फोट हुआ था उस वक्त। तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा डी, फोर्थ का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात कर रहा है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन इनमें से क्या है? स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, यह सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के मध्य अंतर्निहित तनाव से उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा, इसे हमेशा साझा संसाधनों के निजीकरण और राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। यह साझा संसाधनों की वहन क्षमता में स्वतंत्र है। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। देखिए ये जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन है, ये एक ऐसे 1833 में एक विक्टोरियन इकोनॉमिक्स थे, उनका नाम था फॉस्टर लॉयड। तो उन्होंने एक ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मेंशन किया था एक एस्से में अपने। तो इनका ये कहना था, एक कॉन्सेप्ट है जिसने ये बताया है कि किसी भी रीजन में कहीं भी कोई जगह है, वहां पर अगर कुछ ऐसी चीजें जो वहां के लोगों के लिए कॉमन इंटरेस्ट में है, जैसे कि जो सबके लिए अवेलेबल है फ्रीली, ठीक है, तो वहां के जो लोग होंगे उस चीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास आप जानते हैं पानी है, ये हम लोगों को इजिली अवेलेबल है। अपना जो एटमॉस्फेयर है, हम सांस लेते हैं, हम जो है अपने जो व्हीकल हैं उनको यूज करते हैं, इतना पोल्यूशन करते हैं। आप जानते हैं एयर फ्री है, कोई आके आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाने वाला है कि आपने जो इतनी देर अपने जो ठंडियों में आपने अपने घर में कोयला जलाया है तापने के लिए, उसकी वजह से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है, तो उस पर चार्जेस लगेंगे, ऐसा कोई नहीं आपसे कहना आता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। ठीक है, जो चीज आपके पास इजीली अवेलेबल होती है आप उसकी कीमत नहीं समझते हो। तो एक तरह से आप पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करेंगे तो काफी रिलेटेबल है। तो ये बात हुई ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की। तो इनका यही कॉन्सेप्ट थी कि जब भी कोई चीज इजीली अवेलेबल होती है तो उस चीज पर तनाव होता है, टेंशन होता है, जो कि शुरू में हमें नहीं पता चलता लेकिन बाद में पता चलता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, हमारे ओशंस हो गया, रिवर हो गई, फिशरी हो गया, आप देख रहे हैं इनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है, और क्लाइमेट चेंज आज एक रियलिटी हो चुका है। तो ये रीजन है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट 1833 में, आप मेंस में इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको मेंशन करेंगे तो आपको एक आध नंबर मिलने के काफी संभावना है एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है एशियाई जल पक्षी गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस है। तो पहला स्टेटमेंट, भारत ने इसका आयोजन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, और वेटलैंड इंटरनेशनल, आप जानते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे इंडिया की जो ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसने मिलके जो इंडिया का वाटर बर्ड सेंसस है उसको ऑर्गेनाइज किया है। और सेकेंड, यह गणना में पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियाई फ्लाईवे और मध्य एशियाई फ्लाईवे के क्षेत्र सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा, 1 और 2, ये दोनों सही है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? UN की। तो आप जानते हैं FAO इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, UN ने किया था, और ये इस्टेब्लिश हुई थी 16 अक्टूबर को। तो ये जो 16 अक्टूबर को जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसी डे को हम वर्ल्ड फूड डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर, तो हमको याद रखना है। तो अभी रिसेंटली
जो है रिसेंटली नहीं, 2 साल हो गए लगभग, 2020 में इसकी 75वीं एनिवर्सरी हुई थी FAO की। तो इसका जो FAO है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये रोम बेस्ड है, रोम यानी कि इटली। आपको एक मैं आइडिया दूंगी, देखिए जो फूड से रिलेटेड या फिर एक खाने पीने वाली जो चीजें होती है जैसे एग्रीकल्चर, ये FAO हो गया, और भी आप देखेंगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ज्यादातर उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो रोम में होता है। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आंसर तो ये हो गया, ये तो सही है। फिर दूसरा बोल रहा है CAC, FAO और WHO के ने खाद्य मानकों का कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये जो CAC यानी कि कोडेक्स ऑल्टी एलिमेंटेरियस कमीशन, सॉरी मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रही, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इम्प्लीमेंट करता है FAO और WHO के द्वारा। ठीक है, ये फूड स्टैंडर्ड है कि कोई भी जो फूड होगा जो इंटरनेशनली जिसका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि वो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर दूसरा भी सही है। वही तीसरा बोला है विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि गियास, ये FAO की ही एक पहल है। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने क्या किया है इसके थ्रू, इंडिया में भी कुछ कुछ रीजन जैसे कुछ ऐसी चीजें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं और जिसको आज भी प्रिजर्व किया गया है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वो गिहास के अंदर आता है। गिया, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इसको कायदे से GIAHS ही बोलना चाहिए इसका पूरा नाम। तो इसका जो तीसरा आंसर है भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 and 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि बरदोली चीड़ा, ये एक लोकल स्टॉर्म है। ठीक है, बरदोली चीड़ा असम के स्थानीय तूफान है, ये जूट की खेती के लिए उपयोगी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा, केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा का प्राय आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है जो आमों में जल्दी पकने में मदद करती है। फिर तीसरा, नॉर्वेस्टर्न स्टॉर्म की स्थानीय नाम काल बैसाखी है। देखिए, आप जानते हैं अलग अलग रीजन में जो ये मानसून वाली वर्षा या फिर अलग अलग जो वर्षा होती हैं, वर्षा होती है, तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप जो क्लाइमेटिक रीजन में सीजनल विंड भी कहा जाता है इनको। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर सीजन में, जैसे हमारे नॉर्थ में आप देखते होंगे ये लू चलती है गर्मियों में। ठीक है, ये दिल्ली से लेके पटना तक चलती है नदर्न प्लेन में लू, तो ये भी एक सीजनल विंड है। ठीक है, जो गर्मियों में ही होती है। फिर ये जो पहला स्टेटमेंट बरदोली चिड़ा, ये बिल्कुल सही है, ये स्थानीय तूफान है असम का। फिर केरला में मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब मैंगो का सीजन आता है तो ये जो पहली मानसून की वर्षा होती है जिसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है, केरला में इसको इसी नाम से फेमस है। केरला और कर्नाटका में ये जो क्या कहते हैं, एंड ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून जो है, जो आएगा तो आपके अरेबियन सी से, तो उसी के टाइम पे इसको मनाया जाता है। फिर ये हो गया नॉर्वेस्टर्न स्टॉर्म, इसको काल बैसाखी कहा जाता है। हमारे वहाँ बैसाखी जो है नॉर्थ रीजन में आप देखते हैं मनाई जाती है काल बैसाखी, बंगाल असम वाले रीजन में। तो ये इसको नॉर्वेस्टर्न स्टॉर्म के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया D 1, 2 and 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो लेटेराइट मिट्टी को बता रहा है कि लेटेराइट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन और फॉस्फेट की कमी होती है, ये काजू जैसी पादप फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, देखिए ये जो लेटेराइट सॉइल है ये ऐसे रीजन में होती है जहाँ का टेम्परेचर हाई हो और वहां पर रेनफॉल भी हाई हो। ठीक है, तो जब रेनफॉल ज्यादा होगा, आप जानते हैं उसके जो इम्पोर्टेंट उसमें मिनरल्स होते हैं वो उसमें लीचिंग हो जाएगी, वो पानी के साथ बह जाएंगे। तो ये मिनरल मेनली लाइम होते हैं और सिलिका होते हैं जो पानी में घुल के वो बह जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो लेटेराइट सॉइल की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले रीजन में पाई जाती है। और ये सॉइल रिच होती है आयरन के ऑक्साइड्स के लिए और एल्युमिनियम के कंपाउंड में ये रिच होती है। और मेनली इसको काजू जैसी फसलें हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। वही दूसरा बोला है पंजाब हरियाणा में लवणीय मिट्टियों में पुनः
उर्वरता लाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। अब जानते हैं कि जब सलाइन हो जाता है, कोई भी जो मिट्टी है, जब इसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि इसमें जो लवण होते हैं मैग्नीशियम के, सोडियम के, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो उसमें जो इसकी उर्वरता है, फर्टिलिटी है, खत्म हो जाती है, तो उसको वापस लाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। पंजाब हरियाणा में आप जानते हैं वहाँ पे चावल की खेती, सॉरी, हाँ जी, चावल राइस की खेती होती है, तो उसकी वजह से जो पानी इरिगेशन बहुत ज़्यादा उसमें किया जाता है, तो सैलिनिटी वहाँ पे काफ़ी हाई होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। तो वही, चलिए अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो बोल रहा है रेगुर मिट्टी में। रेगुर मिट्टी पहले तो होता क्या है? रेगुर मिट्टी आप जानते हैं ब्लैक सॉइल भी इसे कहा जाता है, जो डेक्कन रीजन में पाई जाती है इंडिया के। डेक्कन पठार के में पूरी तरह से फैली होती है, गुजरात के, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश रीजन में। तो ये ब्लैक सॉइल होती है। तो ये ब्लैक सॉइल में पोटाश, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन आयरन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि इसमें पोटाश, नाइट्रोजन और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, लेकिन आयरन, फॉस्फोरस, देखिए ये जो कपास की खेती के लिए ये बेस्ट होते हैं, जो रेगुर की मिट्टी है। मेनली आप जानते होंगे कि जो हमारा डेक्कन वाला रीजन है, वहां पर कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इसमें जो आयरन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, तो ये गलत है। तो हमारे आंसर आ जाएगा 1 और 2। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है क्षमता की कमी यानी कैपेबिलिटी डेप्रिविएशन पद का यूज करिए। तो ये वर्ड जो है ये कहाँ पे यूज होता है? देखिए, कैपेबिलिटी डेप्रिविएशन है, ये हमारे जो अमर्त्य सेन है, इकोनॉमिस्ट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट, तो इन्होंने 1980 में ये वर्ड को यूज किया था, कैपेबिलिटी अप्रोच को। और ये वर्ड यूएनडीपी के द्वारा काफी बार यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? ये पॉवर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, किसी भी कहीं पे अगर किसी रीजन में पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है, गरीबी का अनुमान लगाया जाता है, तो वो इस कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन को यूज कर सकते हैं, इस वर्ड को अल्टरनेटिव। ठीक है, किसी भी रीजन की जीडीपी पर कैपिटा और ये सब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, उन उन उस पे बेस्ड होता है ये। तो इसका आंसर हो गया सी, गरीबी का अनुमान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई होप आप सबको रटे होंगे, अगर नहीं रटे हैं तो आप उसको अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपके स्टेट्स के एग्जाम में आ जाएंगे, और इनडायरेक्टली, क्योंकि यूपीएससी तो डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1। ये तो रटने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जो पहला है, ये इसमें पूछा है इसमें से सही सम्मिलित हैं कौन कौन से, मतलब कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। तो जीरो पॉवर्टी आपको पता है, बिल्कुल सही बात है, पहले से ही। दूसरा बोल रहा है सतत विकास लक्ष्य 4, शून्य भूखमरी। तो ये गलत है। जो 2 है वो शून्य भूखमरी की बात करता है, बल्कि 4 जो है ये क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा ये दोनों गलत हो गए। फिर नेक्स्ट 5th बोला है सतत विकास लक्ष्य 5, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए ये भी गलत हो गया, क्वालिटी एजुकेशन की बात, तो ये चौथे का है। और 5th जो है ये जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, और सतत विकास लक्ष्य 6, स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, आप स्वच्छ भारत अभियान में यूज कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो गया सी, 1 और 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो जनसांख्यिकी लाभांश पे बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है जनसांख्यिकी लाभांश अधिक लोगों के उत्पाद होने और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की क्षमता को दर्शाता है। दूसरा, जनसांख्यिकी लाभांश के दोहन के लिए मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई भी जो डेमोग्राफिक
डिविडेंड है उसका क्या मतलब होता है कि कोई भी रीजन है जहाँ के लोग हैं वो कितने कैपेबल हैं, कितने स्किल्ड हैं कि वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो अक्सर बातें करते हैं कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। यूटिलाइज करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, आपको स्किल डेवलपमेंट कराना होगा। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, इवन मिनिस्ट्री भी है अलग से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 और 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो निम्नलिखित कथनों में विचार करने को फिर से बोल रहे हैं। तो ये बात हो रही है शील्ड वॉल्केनो यानी कि शील्ड ज्वालामुखी की। तो शील्ड ज्वालामुखी कम शांता और बहता हुआ लावा उत्पन्न करता है। माउना किया और माउना लाओ जो है शील्ड वॉल्केनो है। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका जो एक शील्ड वॉल्केनो के बारे में बोल रहा है कि इसकी जो शांता यानी कि जो विस्कोसिटी होती है लो होती है। तो ये बिल्कुल सही बात। देखिए शील्ड वॉल्केनो जो होता है इसकी विस्कोसिटी काफी लो होती है, इसकी वजह से ही काफी दूर तक जो है बहता हुआ चला जाता है। जितनी लो विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी तरलता होगी और उतनी दूर तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये एक शील्ड की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है वॉल्केनो। ठीक है, काफी चपटा टाइप का होता है। तो ये शील्ड वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, उसका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है जो ये बता रहा है माउंट किया और माउना लाओ जो है ये दोनों शील्ड ही वॉल्केनो ही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बोथ 1 और 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि टैंक सिंचाई सामान्यतः भारत के दक्षिण मध्य भागों में प्रचलित है। इसके क्या कारण है? तो पहला बोल रहा है कि यह गहराई पर अपर्याप्त भूजल। ठीक है, दूसरा चट्टानी पठार के साथ कठोर एवं ऊबड़ खाबड़ भूसतह। बिल्कुल सही बात है। जो भी चट्टानी रीजन जैसे कि आप हमारा जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया का, तो वहाँ के जो पठार है वो काफी उसकी जो मिट्टी, जैसे इंडिया का अगर हम लोग प्लेन रीजन में देखें तो आप मिट्टी को खोदोगे आराम से आपको कुआं मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सब रीजन में जहाँ पे बहुत ही जो क्या कहते हैं पहाड़ी इलाका हो गया, ठीक है, प्लेट्यू हो गया, तो वहां पे जो पत्थर होता है तो उनको खोदना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहां पे टैंक इरिगेशन का यूज किया जा सकता है, टैंक सिंचाई का। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, वहीं दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है मोड़दार भू सतह के चलते जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढे अथवा मानव निर्मित टैंकों में वर्षा जल का संग्रहण हो जाता है। सही बात है, जो मैन मेड टैंक कह लीजिए या फिर जो नेचर मेड है, तो उनका यूज करके आप वहां पे पानी को इकट्ठा कर लो और उसकी जब जरूरत पड़े, ऐसे सीजन में जब पानी की कमी है तो आप यूज कर सकते हो। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो सड़कों का राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो देखिए ये जो 4 तरह के जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन है, ये 1934 में आया था। कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। मेन इंडिया में जैसे जो उस वक्त ब्रिटिश राज के टाइम पे चीफ इंजीनियर थे सेंट्रल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, तो उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया था कि इंडिया का जो है रोड कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना है, कि किस तरह से रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। एक रोड मैप यहीं से स्टार्ट हुआ था 1934 से। तो उसी टाइम पे 4 तरह के रोड्स का कंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, तो ये चारों ही। ठीक है, तो उसके बाद इसको ये जो प्लान था ये इम्प्लीमेंट करने का फेज था 43 से 63 के बीच में। ठीक है, 20 साल का ये प्लान था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि कोंकण रेलवे पे बेस्ड है। तो कोंकण रेलवे के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट, यह महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलूर से जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है। फिर सेकंड बोला, इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह कई नदी एवं प्रवाहों को पार करती है
तथा इसमें पुलों और सुरंगों की संख्या बहुत अधिक है। देखिए, ये जो कोंकण रेलवे है, इसको 1998 में इसको बनाया गया था। तो ये जो इंडिया में जितने भी रेलवे कंस्ट्रक्शन कह लेंगे, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसका इसको मार्वल कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन रहा है कि आप जानना, प्लेन रीजन में आराम से कंस्ट्रक्शन हो जाता है, रोड पे हो गया, कभी कदार कहीं पे नदी आ गई तो पुल बन गया, तो वैसा नहीं होता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है टोपोग्राफी की। बट ये जो कोंकण रीजन में बनाया गया है, आप जानते हैं वहाँ पे कितने पहाड़ हैं, नदियाँ हैं बहुत सारी, तो उसको जो है उस रीजन में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए इसको बनाया गया था, जिसमें काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट लगी थी और काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये बहुत फेमस है, ये करीब 741 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका 3 जगहों में, 3 स्टेट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मुंबई से मंगलुरु को ये जोड़ता है। तो इसका आंसर हो गया सी, बोथ। और ये सबसे इसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है कि ये करीब 146 रिवर, सोच रहे हैं 741 किलोमीटर लंबा जो है ये कंस्ट्रक्शन है, और इसमें 146 रिवर्स हैं। तो आप समझ रहे हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको रिवर मिलती रहेंगी, और करीब 2000 ब्रिजेस, देख रहे हैं 2000 ब्रिजेस और 91 टनल, समझ रहे हैं? आपको खुद लग रहा होगा कि ये कितना बढ़िया बनाया गया, हमको तो जरूर जाना चाहिए, ट्रेवल करना चाहिए इस ट्रेन के थ्रू। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो इसके 2 स्टेटमेंट हैं जो कि फार्म वनिका यानी कि फार्म फॉरेस्ट्री पे बेस्ड है और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो पहला स्टेटमेंट कि फार्म फॉरेस्ट्री यानी कि फार्म वनिका के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर केवल गैर वाणिज्यिक यानी कि नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जो फार्म फॉरेस्ट्री आती है, इसको चाहे वो कॉमर्शियल यूज में करे या नॉन कॉमर्शियल यूज में करे, दोनों में इसका यूज किया जाता है जो भी इस पे फॉरेस्ट्री कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हमारा दूसरा बोला है सामुदायिक वनिका भूमिहीन लोगों तक उन लाभों को पहुंचाती है जो केवल भूस्वामी को ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल सही बात। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में ये होता है कि कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जिनके पास लैंड है, लैंड नहीं है, हर तरह के लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है और वो साथ में उस लैंड को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2-1। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके विस्तार से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला बोल रहा है कि NW2 यानी कि नेशनल वाटरवे 2, ये कोटुपुरम से कोलम को कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर दूसरा बोला है NW3 जो सदिया दुबरी। ठीक है, देखिए ये जो नेशनल वाटरवे 3 है, ये वेस्ट कोस्ट वाला जो रीजन है, ये सॉरी, हाँ जी, जो नेशनल वाटरवे 3 है, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल को, जो कि कोटापुरम और कोलम को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और नेशनल वाटरवे 2 जो है, ये कनेक्ट करता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, और ब्रह्मपुत्र रिवर पे बेस्ड है, और धुबरी और सदिया टाउन को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद थर्ड बोल रहा है नेशनल वाटरवे 1 जो कि गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम पे बेस्ड है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब रीजन से होता हुआ जाता है। फिर चौथा वाटरवे की बात करें तो चौथा वाटर जो नेशनल वाटरवे 4 है, ये विजयवाड़ा को मुक्त्याला से कनेक्ट करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे कुछ वाटरवे हो गए, तो आप देख सकते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बाड़बंदी और मिश्रित खेती दोनों ही मृदा अपरदन को रोकने का उपाय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है, आप देखते होंगे कुछ खेतों में बाड़बंदी यानी कि जो है उसकी
आउटलाइन टाइप कर दी जाती है, मिट्टी से उसको घिराव कर दिया जाता है ताकि पानी जो है बाहर ना जाए। ठीक है, तो ये मेन पर्पस होता है कि उसका जो सॉइल का जो है इरोजन ना हो पाए। तो मिक्स्ड फार्मिंग भी एक तरीका, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है कि आप ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर खेत है, उसमें आपने कोई एक पर्टिकुलर घास नहीं मतलब कोई फसल बोई है और कुछ-कुछ जगह जो बीच में बचती है उसमें कोई दूसरी फसल डाल दी है। तो ये होती है मिक्स्ड फार्मिंग कि जो बचा हुआ लैंड है, उसको भी आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, फिर वही दूसरा बोल रहा है गली एक्सटेंशन यानी कि अवनालिक अपरदन का विस्तार को सीढ़ीदार खेत बनाकर या वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा हो गया शुष्क क्षेत्र में कृषि वानिकी का उपयोग बालुका टिब्बों द्वारा भूमि अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है इसको ड्राई रीजन हमारा वेस्टर्न पार्ट हो गया, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है ताकि जो सैंड डून्स हैं उनको बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, तो इसके तीन स्टेटमेंट सही हो गए, 1 2 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान खरीफ का मौसम होता है, इस दौरान चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट और ज्वार जैसी उष्णकटिबंधीय फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा गड़बड़ है। आप जानते हैं ये जो क्या कहते हैं, पहले दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जो बोला है बाजरे की खेती देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों के में गर्म और शुष्क जलवायु की जाती है। तो आप जानते हैं बाजरा जो है ये मिलेट क्रॉप है, इनको हॉट और ड्राई क्लाइमेट में कल्टीवेट किया जा सकता है कि हमारे अगर पानी की कमी भी होती है जहाँ पे ड्राउट प्रोन रीजन होते हैं तो वहां पे इसको उगाया जा सकता है बाजरे को। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर वही तीसरा स्टेटमेंट इसका बोला है मूंगफली मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक वर्षा आधारित खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारी ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली है, ये एक खरीफ क्रॉप है, रेनफेड खरीफ क्रॉप है जो कि एरिड रीजन में जहाँ पानी की थोड़ी कमी होती है वहां पे उगाई जाती है। और साथ में ये जो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो इसको रबी यानी कि विंटर में इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मैंग्रोव, सदाबहार और पर्णपाती वनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो देखिए मैंग्रोव हो गया, एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऐसा कहाँ पे मतलब इतना बढ़िया कौन सी जगह है जो जितने भी जिस तरह पूरे इंडिया में जितने तरीके के जो क्या कहते हैं वेदर सिस्टम पाए जाते हैं वो एक ही जगह पे पाई जाती है। तो वो है हमारी फेवरेट जगह जहाँ लोग घूमने जाते हैं अक्सर, अंडमान एंड निकोबार में। तो यहाँ पे तीनों तरह का जो है पाई जाते हैं फॉरेस्ट, और साथ ही साथ यहाँ का आप जानते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो अर्बन अग्लोमरेशन की बात कर रहा है। अधिवास भूगोल के संदर्भ में नगरीय समूह निम्नलिखित में से किनसे संदर्भित है। तो पहला 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर। देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। जो 50 लाख से अधिक आबादी वाला जो रीजन होता है उसको मेगा सिटी कहते हैं, जो काफी बड़ी सिटियां होती हैं वो होता उसके अंतर्गत ये आता है, ना कि ये जो अर्बन अग्लोमरेशन है। तो दूसरा बोला है यह शहर और उसके आसपास का नगरीय विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा दो या दो से अधिक समीपस्थ शहर अपने बाह्य विस्तार के साथ या उसके बिना। देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देखिए अर्बन अग्लोमरेशन क्या होता है कि आप किसी भी एक सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, थोड़ी डेवलप्ड सिटी है, अच्छी सिटी है, तो वहाँ के आसपास का जो एक्सटेंशन वाला रीजन होता है वहां पे धीरे धीरे आबादी बढ़ने लग जाती है, तो उसको अर्बन अग्लोमरेशन कहते हैं।
इंडिया में सेंसस ऑफ इंडिया जो हुआ था 2011 में, उसमें इसको डिफाइन किया गया था अर्बन एग्लोमरेशन को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि भारत की जनगणना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो हमें बताने हैं सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1861 में आयोजित की गई थी। दूसरा, प्रवसन संबंधी आंकड़ों की प्रथम जनगणना के बाद से ही दर्ज किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी पहली जनगणना थी वो आप जानते हैं 1881 में हुई थी फर्स्ट टाइम। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा देखते ही गलत हो गया। और वही दूसरा बोल रहा है प्रवसन संबंधी, यानी कि माइग्रेशन से रिलेटेड जो डेटा था वो पहले ही सेंसस से रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई पहली बार में तो नया नया कर रहे होंगे, माइग्रेशन का क्यों करेंगे, तो बाद में सीखे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने सबसे पहली बार ही जब सेंसस हमारे वहाँ 1881 का स्टार्ट हुआ है तो उसी टाइम से माइग्रेशन का डेटा रखा गया है। और माइग्रेशन का डेटा कैसे रखा गया है, जैसे कि आपसे पूछा गया कि आपके घर आए हैं जनगणना वाले, उन्होंने बोला कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे, आप मान लो रह रहे हो गोरखपुर में रह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछे आके कि आप का प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, तो आपने बताया मेरा प्लेस ऑफ बर्थ लखनऊ है। फिर आप गोरखपुर आए हो यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने, तो आप बोलेंगे यूपीएससी की कोचिंग तो लखनऊ में भी है क्या, तो नहीं, यूपीएससी हिंदी है लखनऊ में, सॉरी कहाँ पे, गोरखपुर में, तो हम उनके लिए आए हैं। तो आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ तो कहीं और था, लेकिन आप पढ़ाई के लिए गए हो या फिर यूपीएससी हिंदी ने आपको एम्प्लॉयमेंट दिया या फिर वहां पे आपकी जॉब लग गई है, आप पढ़ते पढ़ते ही कलेक्टर बन गए हो गोरखपुर के, तो तब आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछा गया प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको उनको पता चल जाएगा कि आप माइग्रेट कर चुके हो कहीं और से कहीं और पे आए हो। तो इसका जो आंसर हो गया दूसरा, बिल्कुल सही है। और ज्यादा मैंने बकवास की तो आई एम सो सॉरी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है कि पहला, ग्रामीण बस्तियां अपनी आजीविका और मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं के रूप में भूमि आधारित प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही सही बोल रहा है। फिर दूसरे पे आते हैं, जो बोल रहा है केवल शहरी निवासियों को वस्तुएं एवं और सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से शहर आंतरिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु होती हैं। तो देखिए रूरल सेटलमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटी पे। आप जानते हैं एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो पशुपालन हो गया, जो नॉर्मल बेसिक एक्टिविटी है उन पे बेस्ड होता है जो रूरल सेटलमेंट होता है, उसका मेन फोकल पॉइंट होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका है ये तो बिल्कुल सही है। और सिटीज का जो फोकल पॉइंट है बता रहे, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो केवल केवल जो है गुड प्रोवाइड करती है, मतलब जो भी सामान वस्तुएं जो है सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन ड्वेलर के लिए, मतलब जो शहर में लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए रहती है। तो ये तो थोड़ा आप देख रहे हैं गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। हमारे शहर में जो काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रैक्टर बनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती हैं जो कि गांव में जाके यूज की जाती हैं, रूरल सेटलमेंट में यूज की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं के लोगों के लिए बनती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो जनरल है, रॉन्ग हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है विभिन्न प्रकार की जनांक घनत्व एवं उनकी परिभाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट तो ये देखिए फॉर्मूला है, ये तो आपको रटा होना चाहिए। तो पहला बोल रहा है जनसंख्या घनत्व जो है कुल जनसंख्या बटे कुल भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो बिल्कुल सही है, किसी जगह की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसका ये फॉर्मूला है। फिर दूसरा बोल रहा है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कुल जनसंख्या बटे शुद्ध आवासीय क्षेत्र। देखिए ये जो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात कर रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर तीसरा बोला है कृषि घनत्व, यानी कि एग्रीकल्चर डेंसिटी। तो एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल जनसंख्या है, कुल कृषि जनसंख्या और शुद्ध जोत योग्य क्षेत्र, यानी कि टोटल नेट कल्टिवेबल एरिया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3।
ये हो गया 74 अपने हमारा डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।